students, today we are back with some new topics of change in development in industrial society. In last video we have discussed about the difference between formal, informal, organized and unorganized sector, and we have discussed about the three types of sectors which exist in each and every country or the economy. Students, today we will discuss about some reasons behind the less number of formal or ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया. हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना कि इंडिया जो है, आप अभी देख लेना कि लॉकडाउन पीरियड जब चल रहा था तब माइग्रेंट लेबरर्स का इशू कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन का बना था. ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर अराउंड 2 करोड़ पीपल, ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज्ड में है. कुछ सर्वेस का मानना है और मोर देन 2 करोड़ भी हो सकते हैं इन अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर. और हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर तो बहुत छोटा सा है. डिफरेंस समझें आप. पाई चार्ट के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स. दिस इज आवर इकोनॉमी. ये हमारी इकोनॉमी है. इकोनॉमी में 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स रहते हैं. वन इज फॉर्मल, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं. अनदर इज इनफॉर्मल, जिसको हम अनऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं. आपकी जो भी जॉब्स हैं, आपके फादर जो करते हैं, मदर जो करते हैं, मैं जो कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स जो कर रहे हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सबको इंक्लूड कर लो तो भी हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड होते हैं. और ब्रॉड थोड़ा सी अगर अपन थोड़ा डिवीज़न करके देखें, सो वी कैन डिवाइड आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और द सेक्टर्स इनटू 2 पार्ट्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, अब देखें वेस्टर्न कंट्रीज से अगर अपन कंपेयर करके देखें इंडिया, तो ये हम लोग लेते हैं वेस्टर्न कंट्रीज एंड दिस इज ऑफ इंडिया. वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इतना सी है. रेस्ट ऑफ क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और ऑर्गेनाइज्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है स्टूडेंट्स? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जॉब सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बहुत वेल डिफाइंड रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी. आपको यूं ही नहीं मना कर देंगे ठीक है कल से मत आना, ऐसा आपके साथ नहीं होगा. और आप भी ऐसा ही डायरेक्टली नहीं कह सकते कि नहीं मैं कल से नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं चलेगा. आपको प्री नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है, इसके अलावा आपका इंक्रीमेंट कब लगता है, कितना लगता है, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपके प्रमोशन की पॉलिसीज़ क्या होंगी, एवरीथिंग इज़ वेल डिफाइंड. तो ये है वेस्टर्न कंट्रीज़. इंडिया से कंपेयर करके देखें तो इंडिया में आप देखेंगे कि इंडिया में फॉर्मल सेक्टर या फिर जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहें वो तो है इतना सी. और रेस्ट ऑफ हमारे यहाँ क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर. ना तो जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी रहती है, ना यहाँ पे ना तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कोई वेल डिफाइंड होता है, ना ही कि आपको कब फायर किया जाएगा. ये कुछ पॉलिसीज़ इनकी होती हैं. इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, प्रमोशन कैसे मिलेगा, कुछ भी डिफाइंड नहीं होता है. जैसे ही उनकी दुकान बंद हुई, शॉप क्लोज हुई उनकी, आप फायर हो जाओगे, जैसा कि लॉकडाउन में बहुत सारे वर्कर्स के साथ हुआ था. ऐसा क्यों है इंडिया में? इसका रीज़न अगर अपन देखें, देन फर्स्ट रीज़न इज़ मेजॉरिटी इज़ एट स्मॉल स्केल. इंडिया में जो मेजॉरिटी हैं वो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको अपन कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में लगी हुई हैं. आप अगर छोटे छोटे गांव में जाएं, ब्यावर जाके देखें, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, भीलवाड़ा में भी आप कई घरों में जाएंगे तो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो तो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इंगेज्ड है. जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, घर पे काम कर रहे हैं, आपका नेबर आपके घर पे काम करने आ रहा है, आपके पास काम आना बंद हुआ, आपने कल से उसको मना कर दिया ठीक है भाई सब कल से मत आना. ठीक है, तो मेजॉरिटी जो है वो स्मॉल स्केल पर जब तक इंगेज्ड रहेगी तो ये स्मॉल स्केल ना तो फॉर्मलाइज हो पाएगा और ना ही ऑर्गेनाइज्ड हो पाएगा. नेक्स्ट इज पर्सनल रिलेशंस. एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपको मोटिवेशन कब मिलता है कोई फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने के लिए? जब आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो मेरिट्स हैं, उनको सामने वाला एक्सेप्ट करे और उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिले. लेकिन कई बार फॉर्मल सेक्टर में भी होता क्या है, रिलेशनशिप चलता है, कॉन्टैक्ट्स चलते हैं. अच्छा, आप खुद समझ जाए ना
कि अगर आपका अंबानी के साथ अच्छा कांटेक्ट होता, अच्छा रिलेशनशिप होता, तो आप डायरेक्टली अंबानी की कंपनी में जॉब करने लगते। तब आपको किसी तरह की इंटरव्यू की या फिर CV देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, एंड यू विल यूज़ योर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड द पर्सनल रिलेशनशिप्स विद अंबानी, अडानी, टाटा एंड बिरला। आप उनके साथ यूज़ करते हो, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाता। ऐसा नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि आप में क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी तो ऐसे बहुत सारे और लोगों में भी है, लेकिन उनको अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला या फिर रिलायंस में उनको जॉब क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं। तो कॉन्टैक्ट बेस भी कई बार जॉब्स होती हैं जिसमें कि जो भी एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, दोनों के बीच में जब कॉन्टैक्ट रहता है तो वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाती हैं। और इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? दिस फिनोमिना इज नोन एज क्रॉनी कैपिटलिज्म। टर्म ध्यान रखना, अभी यार काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ इन फ्यूचर हायर स्टडीज़ में टर्म काम आता है, दैट इज क्रॉनी कैपिटलिज्म। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ यूनियन इज़ वेरी लेस। इंडिया में आप देखें तो नंबर ऑफ यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इंडिया का जो ये इतना बड़ा पार्ट है दैट इज़ इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इनकी अपनी कोई यूनियंस नहीं है। यूनियन नहीं है तो क्या है कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, इनके इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट से बार्गेनिंग और लॉबी करने वाला कोई नहीं है। तो जहाँ पे आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, वहाँ जॉब करना चाहेंगे क्या आप? ठीक है, आंसर विल बी नो। मैं भी नहीं करूँगी और आप भी ऐसी कहीं जॉब नहीं करना चाहेंगे जहाँ पर आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं हो। नेक्स्ट इज यूथ इज़ इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी रहती है, सब कुछ वहाँ पे बढ़िया रहता है। जॉब करो ना करो फिर भी आपको सैलरी मिलती रहेगी, इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, हाउसिंग अलाउंसेस वहाँ पे बहुत अच्छे रहते हैं, वहाँ पे टीए भी बहुत अच्छा रहता है, डीए अच्छे रहते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस आपको इतने सारे मिल जाते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट भी आपका फ्यूचर सिक्योर रहता है, आपको पेंशन मिलेगी या फिर आपको कोई दूसरी स्कीम के थ्रू आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो सब आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए हमारा आज का यूथ जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर जो है वो बहुत कम रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट सब टॉपिक इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आपकी NCERT की सिलेबाई में वो मेंशन नहीं है, इसलिए हम भी उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की आफ्टर 1947 और आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। एज वी ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सी बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पाई चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। इकोनॉमी के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट ओन्ड एंड अनदर इज प्राइवेटाइज। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वन इज गवर्नमेंट ओन्ड, जो कि सोवियत यूनियन ने अडॉप्ट किया था। सोवियत यूनियन की पूरी इकोनॉमी जो थी दैट वाज गवर्नमेंट ओन्ड। जबकि अमेरिका में देखें तो अमेरिका में हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन है, हर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया है। अब इंडिया के ऊपर सोवियत यूनियन का इम्पैक्ट तो था ही। हम लोगों ने जब इंडिया रशिया रिलेशनशिप डिस्कस किए थे इन पॉलिटिकल साइंस, आप वो चीज़ देखें तब मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको क्लियर किया हुआ है कि क्यों इंडिया इंस्पायर हुआ था, क्यों इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था सोवियत यूनियन का। तो इंडिया सोवियत यूनियन से तो इंस्पायर्ड था, उससे तो थोड़ा सी इन्फ्लुएंस्ड था, लेकिन इंडिया को ये मालूम था कि हम कंप्लीटली हमारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट ओन्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कंप्लीटली अपनी इकोनॉमी को गवर्नमेंट ओन्ड करेंगे तो लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मिलेगी। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बात की गई है इकोनॉमिक लिबर्टी की है इन आर्टिकल 19। तो इंडिया में इकोनॉमिक लिबर्टी इन आर्टिकल 19 हम लोगों ने मेंशन कर रखी हैं। तो इस वजह से सब कुछ तो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट करना होगा। तो इस वजह, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान दें और गवर्नमेंट ओन्ड चीज़ों पर ध्यान नहीं दें तो क्या होगा
कि जो प्राइजेज है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर सिविलियंस हैं इंडिया के, उनको बेसिक उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स, दोनों ही जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर कोई एक टाइप ऑफ इकोनॉमी, मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट नहीं करके बोथ मॉडल्स और द बोथ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो प्राइवेट भी आ गया और उसमें गवर्नमेंट भी आ गई। जब दोनों का मिक्सचर आ गया इकोनॉमी में तो इसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होगा आप यूँ समझें, मिक्स्ड इकोनॉमी में हम थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने गवर्नमेंट ओन्ड की ली और थोड़ी हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ दी, एक स्पेस और स्कोप क्रिएट किया फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हम लोगों ने कुछ कंपनीज, कुछ रिजर्व्ड रखे एरियाज, कुछ सेक्टर्स रिजर्व्ड रखे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कि यहाँ पर या फिर इन सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ही करेगी, प्राइवेट सेक्टर को इसमें आने नहीं दिया जाएगा। जस्ट लाइक योर रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, डिफेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें सब कुछ क्या था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होगी। डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी और कोई नहीं, रेलवेज सिर्फ गवर्नमेंट होगी और कोई नहीं, आगे बात करें कम्युनिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट होगी और कोई नहीं। तो कुछ सेक्टर तो हम लोगों ने रिजर्व्ड रखे फॉर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जबकि कुछ सेक्टर जो थे उसमें हमने कहा कि ठीक है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक एजुकेशन सिस्टम या हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो जो बेसिक इंफ्रा था उससे रिलेटेड हमने कुछ सेक्टर्स जो थे वो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया कि ठीक है यहाँ आप काम कर सकते हो। लेकिन सेकेंड इम्पॉर्टेंट ना लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर की मर्जी, रजनी की मर्जी पड़ी और रजनी ने जाके अपना एक हॉस्पिटल खोल दिया विदाउट एनी लाइसेंस, या फिर रजनी की मर्जी पड़ी तो रजनी ने कुछ भी काम विदाउट एनी लाइसेंस करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। जो स्कोप, जो सेक्टर हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन रखे थे उसमें भी लाइसेंसिंग सिस्टम था। मीन्स कुछ सेक्टर्स ऐसे डिसाइड किए गए थे जिनमें अगर आप काम करना चाहते हो, जिन पर काम करना चाहते हो, देन यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर दैट वन और दैट बिजनेस। और ये लाइसेंस जो था वो भी ऐसे नहीं था कि इजीली आपको मिल जाएगा। ये लाइसेंस जो था उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस रहता था ऑफ दैट लाइसेंस प्रोसेस। और गवर्नमेंट इन सब के बावजूद, लाइसेंस लेने के बावजूद गवर्नमेंट एक रेगुलेटर का काम करती थी। मतलब टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होगा, आप काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारे सैंपल्स लिए जाएंगे, अगर उसमें कहीं मिसमैनेजमेंट पाया जाता है तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह का मॉडल इंडिया में अडॉप्ट किया गया। प्राइवेट सेक्टर काम तो कर रहा है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हंटर लेके कौन बैठा है, दैट इज गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है कि इंडिया में हम लोगों ने जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत की थी फ्रॉम 1950, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन की अगर हम लोग बात करें दैट वाज फॉर्म्ड इन 1950। डेट क्या है वो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको बता देती हूँ मार्च मंथ 1950 में बना था हमारा प्लानिंग कमीशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे प्लानिंग कमीशन ने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए थे उसमें भी हम लोगों ने कोई बिग इंडस्ट्रीज़ को ऐसा ज़्यादा हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया था। हमारा सिर्फ यही एक मोटिव था कि हमारे जो हाउस होल्ड्स बने उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री मिल सकता है, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोकल लेवल पर, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि कंपैरेटिवली अगर आप कोई बिग स्केल इंडस्ट्री ओपन करते हैं या फिर जायंट इंडस्ट्री ओपन करते हैं तो उसके लिए रिसोर्सेस और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। 1947 में तो अंग्रेज हम लोगों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट कंडीशन में छोड़ के गए, पैसा तो हमारे पास वैसे ही नहीं था, इस वजह से हमने फोकस किया ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, LPG एंड रिलेटेड चेंजेस इन इंडिया। Students, LPG means liberalization, privatization and globalization. These all three concepts are correlated with each other, and in next video we will discuss about the impacts of this policy of liberalization in India after 1991. Till then, keep learning.